भारत ने चीन को फिर टूरिस्ट वीजा देना क्यों शुरू किया? क्या दोनों देश अब एक नई दोस्ती की ओर बढ़ रहे हैं या इसके पीछे कोई गुप्त सौदा हुआ है? इधर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन नॉर्थ कोरिया ने अचानक इंपीरियलिस्ट यूएस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। क्या दुनिया एक और कोरियाई युद्ध के कगार पर है? और इसी बीच नासा ने एक नए विमान आकार के एस्ट्रॉइड की अर्थ फ्लाईबाई की चेतावनी दी है। क्या यह पृथ्वी से टकरा सकता है? यूएन ने गाजा के लिए एक ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें हॉस्टेज रिलीज और दो राष्ट्र समाधान जैसे संवेदनशील मुद्दे उठेंगे। और अंत में रियो में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को 2026 की अध्यक्षता मिली है। लेकिन असली राज छिपा है एआई और ग्लोबल पावर गेम के पीछे। तो क्या हो रहा है दुनिया के पर्दे के पीछे? चलिए शुरू करते हैं। भारत ने चीन को फिर टूरिस्ट वीजा देना क्यों शुरू किया? क्या दोनों देश अब एक नई दोस्ती की ओर बढ़ रहे हैं या इसके पीछे कोई गुप्त सौदा हुआ है? इधर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन नॉर्थ कोरिया ने अचानक इंपीरियलिस्ट यूएस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। क्या दुनिया एक और कोरियाई युद्ध के कगार पर है? और इसी बीच नासा ने एक नए विमान आकार के एस्ट्रॉइड की अर्थ फ्लाईबाई की चेतावनी दी है। क्या यह पृथ्वी से टकरा सकता है? यूएन ने गाजा के लिए एक ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें हॉस्टेज रिलीज और दो राष्ट्र समाधान जैसे संवेदनशील मुद्दे उठेंगे। और अंत में रियो में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को 2026 की अध्यक्षता मिली है। लेकिन असली राज छिपा है एई और ग्लोबल पावर गेम के पीछे। तो क्या हो रहा है दुनिया के पर्दे के पीछे? चलिए शुरू करते हैं। क्या यह वही पल है जब भारत और चीन के रिश्तों में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या यह वीजा बहाली एक नई रणनीतिक चाल है या फिर एक गहरी डिजिटल जंग की शुरुआत से पहले की चुप्पी? 27 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने अचानक चीनी नागरिकों के लिए पेंडिंग टूरिस्ट और बिजनेस वीजा के कुछ कैटेगरीज को आंशिक रूप से फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। और ये फैसला तब लिया गया जब दोनों देशों के बीच पिछले 4 सालों से गहरा तनाव चला आ रहा था, खासकर 2020 के गलवान संघर्ष और टिकटॉक समेत 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर बैन के बाद। लेकिन क्या वीजा बहाली का यह कदम सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक जेस्चर है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी योजना छुपी हुई है? ये वही समय है जब भारत ने साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं और दूसरी तरफ चीन ने भारत की चुपचाप बढ़ती साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर चीन ने भारत के इस कदम को सकारात्मक बताया, लेकिन साथ ही विश्वास की बहाली की बात भी छेड़ी। यानी बात अभी खत्म नहीं हुई है, असली गेम तो अब शुरू होगा। और ऐसे में जब भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी गीगेंट्स के साथ सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर में गहराई से जुड़ रहा है, तब चीन के साथ यह आंशिक मेलजोल किस दिशा में जाएगा? ये रहस्य और सस्पेंस से भरा सवाल बन चुका है। इसी दौरान जब भारत की ओर से व्यापार मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि चीन से आयात पर सख्त स्कैनिंग जारी रहेगी और कोई भी कंपनी जो नेशनल सिक्योरिटी नॉर्म्स पर खरी नहीं उतरेगी, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, तब यह साफ हो गया कि भारत चाहे वीजा बहाल करे, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ। और अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसने संयुक्त राष्ट्र की दीवारों को भी हिला दिया। गाजा और इजरायल के बीच खून से सने संघर्ष के बीच 27 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क में अचानक एक विशेष यूएन शांति वार्ता की घोषणा होती है, जिसमें अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल, फलस्तीन और भारत समेत कुल 18 देश शामिल होते हैं। बट क्यों? ये क्या अचानक से इंसानियत की पुकार सुन ली गई, या फिर ये किसी बड़े रणनीतिक समीकरण का हिस्सा है जिसमें हर देश अपने अपने हितों की मोहरें बिछा रहा है? असल में इस वार्ता की बुनियाद उस भयानक हमले के बाद पड़ी जिसमें गाजा के स्कूल पर एक ड्रोन स्ट्राइक में 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 18 मासूम बच्चे थे। और इसने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या शांति अब सिर्फ एक भाषण बनकर रह गई है? भारत, जो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सदस्य है, इस बार खुलकर बोले, ओनली अ 2-स्टेट सोल्यूशन कैन ब्रिंग लास्टिंग पीस। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अमेरिका ने पहली बार फिलिस्तीन के नेतृत्व को खुले मंच पर मान्यता देने की बात की, जबकि इजराइल ने इसे नकली सहानुभूति बताया। अब चलते हैं चीन की ओर। आखिर कैसे चीन की कैरियर किलर चाल से साउथ चाइना सी में हलचल क्यों तेज हो रही है? दरअसल एक ऐसा समुद्री इलाका जहां पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हैं, वही साउथ चाइना सी अब फिर से युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिख रहा है, क्योंकि चीन ने
वहां अपने सबसे खतरनाक माने जाने वाले DF-21D मिसाइल सिस्टम को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया है। ये वही मिसाइल है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है और जिसकी रेंज और सटीकता इतनी घातक है कि यह अमेरिकी नेवी के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक ही बार में समंदर की कब्र में बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने अचानक ये कदम क्यों उठाया? क्या अमेरिका के गुप्त नेवल मूवमेंट्स को जवाब देने के लिए, या फिर चीन वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया को चेतावनी दे रहा है कि यह समुद्री इलाका उसी का है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 48 घंटों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण चीन सागर के मिस्चिफ रीफ और फायरी क्रॉस रीफ इलाकों में हाई लेवल सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिनमें DF-21D के लॉन्च व्हीकल्स और मोबाइल रडार यूनिट्स शामिल हैं। वहीं अमेरिकी नौसेना का USS रोनाल्ड रेगन कैरियर ग्रुप अब इस इलाके की ओर बढ़ रहा है और इसी वजह से माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया है। इंडोनेशिया के सुरक्षा मंत्रालय ने चीन की गतिविधियों को स्ट्रेटेजिक अग्रेशन की संज्ञा दी है और फिलीपींस ने UN में चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन क्या इससे चीन रुकेगा, या अब साउथ चाइना सी में आने वाले दिन दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक गेम का मंच बनने वाले हैं? भारत भी इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही समुद्री रूट है जहां से उसका 60% से ज्यादा ट्रेड गुजरता है। तो क्या भारत अब क्वाड और ASEAN के जरिए कोई जवाबी रणनीति बना रहा है, या वह भी इस इमर्जिंग सैन्य तूफान के लिए तैयार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कैरियर किलर तैनाती केवल ड्रामा है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का सिग्नल? अब देखते हैं रूस और जापान के बीच चल रही कुरील द्वीप को लेकर परमाणु चेतावनी को लेकर क्या अपडेट्स मिले हैं, और आखिर इंडो पैसिफिक में नई जंग क्यों? दुनिया की सबसे सर्द जगहों में से एक कुरिल आइलैंड्स अब एक आग का दरिया बनती जा रही है, जहां रूस और जापान के बीच वर्षों से दबा हुआ टकराव अब विस्फोटक स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर जापान ने कुरिल द्वीपों पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि की कोशिश की तो रूस उसे प्रत्यक्ष सैन्य जवाब देगा। इतना ही नहीं, रूस ने इन द्वीपों के पास एक सरप्राइज मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें उसके Su-35 लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम बम वर्षक विमानों ने भाग लिया। असल में जापान ने हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें क्यूरिल आइलैंड्स को डिस्प्यूटेड टेरिटोरी बताया गया, और यही बात रूस को एक सीधी चुनौती लगी। चीन, जो खुद ताइवान और साउथ चाइना सी में उलझा है, रूस का खुला समर्थन कर रहा है, जबकि अमेरिका जापान के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है। और इसी के बीच भारत एक बार फिर भू राजनीतिक दौराहे पर खड़ा है। और इसी बीच यूरोप में हीटवेव से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां 2300 मौतें हो चुकी हैं। स्पेन, इटली, ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे पूरे स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ टूट पड़ा है। हॉस्पिटलों के ICU फुल हैं और यहां तक कि शरणार्थी कैंपों में पानी की भीषण किल्लत हो चुकी है। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है और चेताया है कि अगर अगले 5 दिन में हालात नहीं सुधरे तो यूरोप एक स्लो मोशन मैस एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस हीट वेव का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी क्लाइमेट चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। और क्या भारत, जो खुद मानसून के असंतुलन से जूझ रहा है, इस वैश्विक संकट की अगली चपेट में आने वाला है? वैज्ञानिक इसे सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जियो क्लाइमेटिक वॉर जोन कह रहे हैं। सवाल उठता है, क्या दुनिया अब भी समय रहते संभल पाएगी, या आने वाला अगस्त मानव सभ्यता के लिए एक भयानक मोड़ लेकर आएगा? अगर आप भी मानते हैं कि ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतावनी है, तो अभी लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए और सवाल पूछते रहिए।